नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। सो गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस NIT। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं अनिश्चित भविष्यकाल। गाइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम है सिंपल फ्यूचर, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य अनिश्चित काल। ठीक है, आइए हर बार की तरह हम आपको सबसे पहले इसकी पहचान बताते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन कि कैसे पहचानेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके, हर एक टेंस की अपेक्षाकृत सबसे आसान टेंस अगर कोई है तो वो यही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। राम पढ़ेगा, वह जाएगा, मैं खाऊंगा, तुम रोओगे, मतलब गा गी गे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आएगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। ठीक है, आइए हम आपको इसकी स्ट्रक्चर बताते हैं कि आखिर किस तरह इसकी संरचना होती है, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दोस्त हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया विल शैल होती है, या तो विल या तो शैल, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। पूरे टेंस में इकलौता फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, मतलब सीधे सीधे मुख्य क्रिया लगाते हैं, ना आईएनजी जोड़ना, ना फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, कुछ नहीं, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद अदर वर्ड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टेंस है। टोटल 12 टेंस होते हैं प्रेजेंट से लगा के फ्यूचर तक में, जिसमें सबसे आसान अगर कोई है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आइए गाइस, हम इसके आपको अफर्मेटिव का रूल्स बताते हैं। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में मुश्किल से एक या दो ही रूल हैं, वो भी बहुत आसान है। देखिए, आपको देखते ही याद हो जाएगा। आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग करते हैं। अगर सहायक क्रिया में आई या वी हो तो हम उसके साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में आई रहे या वी रहे, मैं या हम आने पे हम उसके साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। और अगर ये दोनों वर्ड नहीं है, ठीक, आई और वी को छोड़कर
आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? विल का प्रयोग करते हैं। बस यही दो रूल है। हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक। आई और वी आए तो शैल लगाना है, और अगर आई और वी के अलावा कुछ भी है, किसी का नाम, यू, ही, सी, इट, कुछ भी है दोस्तों, तो उसके साथ हमें हमेशा विल लगाना होगा, ठीक। आई और वी के साथ शैल और सब के साथ विल, ठीक। आइए हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं। बस इतना सा ही रूल था, इसमें सबसे आसान है, बहुत कम ही रूल हैं। राम एक पुस्तक पढ़ेंगे। राम एक पुस्तक पढ़ेंगे। बस हमें क्या ध्यान देना है? आई और वी आया? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कौन पुस्तक पढ़ता है? राम। सब्जेक्ट, सहायक क्रिया क्या लगानी है? आई और वी को छोड़ के सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें विल लगाना है। राम विल क्या करते हैं? पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। रीड क्या? ए बुक। राम विल रीड अ बुक। एक और एग्जांपल देखिएगा। मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा। कौन स्कूल जाएगा? मैं। आई। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। आई के साथ हमें क्या लिखना है? शैल। आई शैल गो टू स्कूल। एक और देखिए, हम मैदान में खेलेंगे। हम मैदान में खेलेंगे। हम कहाँ खेलेंगे? हम मैदान में खेलेंगे। कौन खेलेगा मैदान में? हम। तो हम का होगा वी, और वी के साथ भी क्या लगाना होता है दोस्तों? शैल। तो वी शैल क्या करेंगे? खेलेंगे। खेलने का होगा प्ले, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। वी शैल प्ले इन द फील्ड। FEILD, इन द फील्ड। फुल स्टॉप। कितना आसान है ना? बस आई और वी के साथ शैल, और दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, सबके साथ हमें विल लगाना है। ओके। अगर आपको पसंद आ रहा हो, आसान लग रहा हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए आपको हम बता दें इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? किसी भी टेंस में नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद किया जाता है। इसकी सहायक क्रिया विल शैल है, यानी कि नॉट का प्रयोग विल या शैल के बात करते हैं। नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? नॉट का प्रयोग विल या शैल के बाद करते हैं। जैसे देखिएगा, सुमन नहीं लिखेगी। सुमन नहीं लिखेगी। फुल स्टॉप। सुमन नहीं लिखेगी। सब्जेक्ट क्या है? कौन नहीं लिखेगा? सुमन। हमारा सब्जेक्ट है सुमन। लिखते हैं सुमन। आई और वी के को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए हमें विल लगाना है, तो हम लिखेंगे विल। क्योंकि हमारा ये जो सेंटेंस है नेगेटिव है, तो नॉट का प्रयोग विल शैल के बाद करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा रहेगा नॉट। सुमन विल नॉट क्या करेगी? लिखेगी।
WRITE, फुल स्टॉप। बहुत ही इजी है। एक और देखिएगा, मैं नहीं दौड़ूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं नहीं दौड़ूंगा। मैं नहीं दौड़ूंगा, ठीक। मैं नहीं दौड़ूंगा, कौन नहीं दौड़ेगा? मैं। तो क्या रहेगा मेरे पास? आई के साथ सेल और नॉट का प्रयोग विल सेल के बाद, यानी कि यहाँ पे रहेगा नॉट। आई सेल नॉट दौड़ने का रन, आई सेल नॉट रन। ओके, ये जो टेंस है ये बहुत ही इजी टेंस है गाइस। इसमें भी एक एक्स्ट्रा ग्रामर होता है। इसकी एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होती है कि अगर कभी वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आ जाए तो ये जो हमारा विल और सेल का प्रोसेस होता है ये चेंज हो जाता है। यदि वाक्य में विल या सेल है और उसके साथ जरूर शब्द आ गया, ऐसे सुनिएगा, यदि वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आए तो आई और वी के साथ विल और सबके साथ सेल लगने लगता है, ठीक है। चलिए हम आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, बस वही फर्स्ट या सेकेंड, हम आपको दोनों बताते हुए चलते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। पूरा इतिहास गवाह है कि यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, कहीं पे भी नहीं लिखनी है। जब नहीं लिखते तो क्या करते हैं? बल्कि विल सेल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि विल या सेल यानी कि जो सहायक क्रिया है उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट कर्ता से पहले कर देते हैं। देखिएगा रूल 2, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी जो उसकी स्पेलिंग होगी, जब बीच में आएगा तो सबसे पहले लिखते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर सहायक क्रिया, यानी कि सहायक क्रिया क्या है दोस्तों? विल सेल, तब लास्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और अब सब्जेक्ट के बाद जो कुछ अदर वर्ड ऑब्जेक्ट वगैरह रहेगा वो, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। आई होप गाइस, अगर आप हमारे साथ
पिछले कई वीडियो से बने हुए हैं, तो ये रूल आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। हर टेंस में काम आने वाली चीज है कि अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में पहले आएगा तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, बल्कि जो सहायक क्रिया है, जो विल सेल है, वो सब्जेक्ट के पहले लिखना है। ऐसे ही यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर विल सेल, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले फिर विल सेल, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझा देते हैं। ठीक, क्या तुम पत्र लिखोगे? क्या तुम पत्र लिखोगे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पत्र लिखोगे? क्या सबसे पहले आया, तो यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आता है तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि जो विल सेल है उसका यूज सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है तुम के साथ लगाना है विल, यानी कि विल सब्जेक्ट से पहले, यानी कि विल सबसे पहले। विल यू क्या करोगे? लिखोगे। लिखने का होता है राइट ए लेटर। इसमें हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, आईएनजी जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, क्योंकि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई एक्सचेंजेस नहीं। राइट तो राइट ही रहेगा। ठीक, क्या वह सोएगी? क्या वह सोएगी? क्या पहले आज उसकी स्पेलिंग लिखनी नहीं है। वह एक लड़की है, सी, उसके साथ हमें विल लगाना है, यानी कि विल सबसे पहले, विल सी, और सोने का स्लिप। दैट्स ऑल, दैट्स ओवर। ठीक, आइए रूल 2 के बारे में बताते हैं। जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो क्या करना है। मैं कल कहाँ जाऊंगा? फुल स्टॉप। मैं कल कहाँ जाऊंगा। देखिए गाइस, कहाँ वर्ड बीच में आया। ठीक, तो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। कहाँ की स्पेलिंग हमें सबसे पहले लिखनी है, यानी कि यहाँ लिखनी है वेयर। अब मैं, यानी कि हमें सहायक क्रिया सेल लगानी है, सेल अब रहेगा। आई के साथ सेल लगानी है तो हम सेल लगा लिए। अब सब्जेक्ट आई, वेयर सेल आई, क्या करूंगा? जाऊंगा, गो। और फ्यूचर में कल के लिए लगाते हैं टुमारो, टुमारो क्वेश्चन मार्क। तो यही है टोटल फॉर्मेट, कैसे कैसे में ट्रांसलेट करना है, कैसे ट्रांसलेशन बनाना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मेरे हिसाब से पूरे टेंस में सबसे आसान है, सबसे इजी है। ठीक है, आइए हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं इस टेंस के बारे में। वह कल जरूर कूदेगा। मैं अवश्य जीतूंगा। गाइस, जब भी वाक्य में अवश्य जरूर शब्द आता है तो जो विल सेल का रूल है वो एक्सचेंज हो जाता है। हमें जरूर या अवश्य के लिए कोई अलग से स्पेलिंग, इंपॉर्टेंट ऐसी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, बल्कि जो आई के साथ सेल लगाते थे उसकी बजाय विल लगाएंगे, और जो अन्य के साथ हम विल लगाते थे उसके बजाय हम सेल लगाएंगे। यानी कि ही सेल जंप टुमारो, टुमारो फुल स्टॉप। जैसे इसमें भी देख लीजिएगा, आई अवश्य शब्द आ गया तो हमें आई के साथ लगाना है विल, और जीतने का विन। आई विल विन, मैं अवश्य जीतूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।